बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं द एज ऑफ पॉप। इससे पहले हमने 18th सेंचुरी लिटरेचर के ऊपर एज ए होल बात कर चुके हैं। वो लेक्चर्स मौजूद हैं, आप इंग्लिश विद मोहम्मद हिलाल पे विजिट करें। तो शुरू करते हैं। द एज ऑफ पोप 1700 से शुरू होता है एंड 1744 पे ख़त्म होता है। द अर्लियर पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी or the Augustan age in English literature is called the age of Pope। जो शुरू वाला हिस्सा है 18th सेंचुरी का, या जो हमने अगस्टन एज के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, इसको इंग्लिश लिटरेचर में एज ऑफ पोप कहा जाता है। क्यों? बिकॉज पोप वॉज द डोमिनेटिंग फिगर ऑफ दैट पीरियड। क्योंकि पोप जो है ये ऐसा फिगर है जिसकी वजह से ये पीरियड याद किया जाता है। दो देयर वर अ नंबर ऑफ अदर इंपॉर्टेंट राइटर्स लाइक एडिसन इन स्क्रिप्ट, बट पोप वॉज द ओनली वन हु डिवोटेड हिमसेल्फ कंप्लीटली टू लिटरेचर। हाँ, यहाँ पर और भी फिगर है, बड़े बड़े लोग हैं। इस तरह हमारे पास एडिसन इन स्क्रिप्ट था, लेकिन पोप ने अपने आप को मुकम्मल तौर पे लिटरेचर को मुख्तस किया था। मोरेवर ही रिप्रेजेंटेड इन हिमसेल्फ ऑल द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज एज एंड हिज पोएट्री सर्व एज अ मॉडल टू अदर। और उस वक्त के जितने भी बड़े बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पोप के पर्सनालिटी के अंदर मौजूद थे, और उनके जो पोएट्री था वो एज ए मॉडल और लोगों के लिए था। अब पोएट्री के बारे में हम खुसूसन बात करते हैं। इट वॉज द क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री विच डोमिनेटेड द पोएट्री ऑफ द एज ऑफ पोप। ये अंडरलाइन करें, यानी पोप जो था उसने क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री को डोमिनेट किया था। ड्यूरिंग दिस एज द पीपल वर डिस्गस्टेड with the proligacy and prolity of the Roman रिस्टोरेशन पीरियड। ये यही जमाना था जो लोग बेजार हो गए, जो उसी के अंदर जो एग्जिजरेशन था, जो मतलब रिस्टोरेशन पीरियड के अंदर जो एग्जिजरेशन था एंड जो फ्रेंकनेस था। फ्रिवलिटी का मतलब है फ्रेंकनेस, एंड प्रोफेलजी का मतलब है जो इसके अंदर जो लोग जो है बढ़ा चढ़ा के अपने पोइट्री को, लैंग्वेज को एग्जिजरेट करते थे, वो जो था, तो लोग इससे बेजार हो गए। इसका मतलब वो लोग वो अंदाज पोइट्री के अंदर पोइट्स ने छोड़ा है। एंड दे इंसिस्टेड अपॉन द एलिमेंट्री डिसेंसीज ऑफ द लाइफ एंड कंडक्ट विच वर लुक्ड एट विद द कंटेम्प्ट बाय द प्रीसीडिंग जनरेशंस। और लोगों के अंदर क्या चीज वो अब सामने आ गया, वो पोइट्री के अंदर जो एलिमेंट्री बुनियादी जो इसके अंदर शाइस्तगी था, उसके ऊपर जो लोग जो थे वो फोकस होने लगे। मतलब ये है फॉर्म के ऊपर वो फोकस करने लगे, ताकि पोइट्री आपको लगे खूबसूरत, और आने वाले जो जनरेशन थे उनने भी इसके ऊपर काम की। मोरेवर they had no sympathy for the fanaticism and religious zeals of the Puritans, which were out of being even the most innocent means ऑफ रिक्रिएशन। साथ साथ और क्या वो करते थे, वो मतलब ये है अपने आप को कटर पर नहीं बनाते, ना कि अपने आप को बस पक्का एक खास बात को फॉलो करते। दूसरे उसके अंदर वो मजहबी लिहाज से भी इतना वो मतलब पक्के नहीं थे जिस तरह हमारे पास प्यूरिटन था, जो कि और जो है वो में भी बैंस वगैरह थे, वो उससे आउट थे। मतलब ये है कि ये लोग जो थे ये आज़ाद थे, ना कि वो एक ही मजहब और एक ही स्टाइल को फॉलो करते थे। सो दे वांटेड टू फॉलो द मिडल पाथ इन एवरीथिंग एंड स्टीयर क्लियर ऑफ द इमोशनल एज वेल एज मॉरल एक्सेसर। तो उसने सोचा कि हम एक ऐसे रास्ते को पोएट्री रिलीजन के अंदर हम फॉलो करते हैं कि हम स्पेसिफिकली किसी एक हिस्से से या किसी एक सोच से या किसी एक मजहब के हम याद ना करें। दे इंसिस्टेड ऑन द रोल ऑफ इंटेलिजेंस इन एवरीथिंग। वो हर एक चीज के अंदर मतलब इंटेलेक्ट के ऊपर वो फोकस करते थे कि इसमें अकल की क्या कौन सी बात है। हर एक चीज के अंदर वो लॉजिकली सोचते थे। द पोएट्स ऑफ दिस पीरियड आर डिफिशिएंट
ऑन द साइड ऑफ इमोशन एंड इमेजिनेशन। इस वक्त के जो शायर थे वो डिफिशिएंट थे, सफिशिएंट का उलट वर्ड है, डिफिशिएंट थे, नाकाफी थे, ऑन द साइड ऑफ इमोशन एंड इमेजिनेशन। मतलब वो इमोशन एंड इमेजिनेशन के ऊपर इतना नहीं ध्यान देते थे। डोमिनेटेड बाय द intellect, poetry of this age is commonly didactic, satirical, a poetry of argument and criticism and political इन पर्सनालिटीज। और इस वक्त का जो पोइट्री था ये अकल से लॉजिकल था, और ये जो है डायडेक्टिक था। डायडेक्टिक का मतलब पोइट्री के अंदर कुछ ना कुछ सबक पड़ा था, सेटेरिकल था, एंड ये पोइट्री जो था इसके अंदर आर्गुमेंट थे बहुत सारे, क्रिटिसिज्म था, पॉलिटिक्स के ऊपर था, एंड पर्सनालिटीज के ऊपर। In the second place, the poets of this age are interested in the town, in the cultural society। और दूसरी बात यह है कि ये लोग जो थे ये टाउन पोइट्री के अंदर बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, और सोसाइटी मतलब सकाफत और सोसाइटी को फोकस करते थे। दे हैव नो सिंपैथी फॉर द हम्बलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये ना कि वो जो है वो मतलब हम्बल रिस्पेक्ट जो है किसी से ज्यादती होता है या क्या होता है, किसी पे जुल्म होता थे वो ये चीज उठाते थे और बस इसके ऊपर वो नज़म वगैरह, नहीं 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 नहीं, इससे वो लिंक नहीं, मतलब जो लॉजिक और जो हकीकत था वो सामने लाता था। द लाइफ ऑफ द विलेजर शेफर्ड एंड नो लव फॉर नेचर। मतलब वो बिल्कुल, मैं जिस तरह मैंने आपको बोला ना कि वो विलेजर्स के जिंदगी के ऊपर जो शेफर्ड्स थे, मतलब जो है जो कॉमन लोग थे उसके ऊपर वो लिखते थे, और ना कि वो नेचर से जिस तरह बाद में हम रोमांटिक्स पढ़ते हैं कि वो द ब्यूटीफुल ऑफ फ्लावर्स एंड द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स एंड द लैंडस्केप एज वी फाइंड इन द पोएट्स ऑफ द रोमांटिक पीरियड्स। तो इसके ऊपर वो नहीं लिखते थे, बल्कि वो लॉजिकल पोएट्री वो करते थे, और ना कि वो जो है नेचर के बारे में, फ्लावर्स के बारे में और बर्ड्स के सिंगिंग के बारे में, लैंडस्केप के बारे में, जिस तरह हम वो रोमांटिक पीरियड में वो पढ़ेंगे। दो दे प्रीच्ड वर्चुअस लाइफ, वो मतलब एक जो है वर्चू वाला नेक जिंदगी के बारे में आपको तालीम देते थे। कौन? ये जो द एज ऑफ पोप वाले जो पोएट थे। दे वुड नॉट डिस्प्ले एनी फीलिंग विच इज स्मैक विद द इंथुजियाज्म एंड ऑनेस्टनेस। ऑनेस्टनेस का मतलब खुलूस। तो ऐसे कुछ पोएट्री और फीलिंग आपके अंदर वो नहीं वो करते थे जो आपको जज्बे और आपको खुलूस के ऊपर थे। नेचुरली दे हैड नो रिगार्ड फॉर द ग्रेट पोएट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, चॉसर, शेक्सपियर एंड मिल्टन। तो ये नहीं कि लोगों के दिल के ऊपर वो लिखते थे जिस तरह चॉसर, शेक्सपियर और मिल्टन लिखते थे। दे हैड नो अटैचमेंट टू द मिडल एजेस एंड देयर टेल्स ऑफ शिवेलरी, एडवेंचर्स एंड विजनरी रियलिज्म। तो वो मिडिल एजेस के अंदर जो चीज फोकस होता है, जिस तरह शिवेलरी पोएट्री हमारे पास होता था, एडवेंचरस या जो विजनरी आइडियलिज्म, इसके ऊपर स्पेंसर ऑफ स्पेंसर जो कि स्पेंसर लिखते थे, ऑफ देयरफॉर दे डिड नॉट फाइंड फेवर विद देम। तो इस तरह की पोएट्री के साथ उसका कोई वो मतलब मजा उसको नहीं देता था। In the poetry of this age, form became more important than substance। इस वक्त के पोएट्री के अंदर फॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था। फॉर्म जब अच्छा था, स्टाइल तो सब्सटेंस जो भी था। द लव ऑफ दिस सुपरफिशियल polish led to the establishment of highly artificial and conventional style। तो ये जो सुपरफिशियल का मतलब जो सरसरी, जो आपको करसरली आप कह सकते हो, तो मतलब पॉलिश करता था, और इसके अंदर कोई एस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ, हाईली आर्टिफिशियल एंड कन्वेंशनल स्टाइल। मतलब ये स्टाइल जो है हाईली आर्टिफिशियल रहा, और वो रिवायत रहा कि मतलब लोग इस तरह की पोएट्री लोग। द क्लोज कपलेट बिकेम the only possible form of the serious work in verse। कोई शायरी वगैरह करते थे तो इसके अंदर क्लोज कपलेट, ये आपके एमसीक्यूज भी हो सकता था। ये बस एक नेचुरल मतलब ये है कि एक स्टाइल रहा कि किसी ने अगर कोई पोएट्री वगैरह करने, क्लोज कपलेट के अंदर उसने करना है। नेचुरली पोएट्री बिकेम मोनोटनस, बिकॉज मोनोटनस का मतलब जिसके अंदर वेराइटी ना हो। मोनोटनस because the couplet was too narrow and inflexible to be made the vehicle of high patience and strong imagination। क्योंकि मतलब एक ही मतलब वेराइटीज के पोएट्री के अंदर खत्म हुए और एक ही मिजाज का पोएट्री रहा,
क्योंकि कपलेट के अंदर तो इतना नहीं कोई कर सकता कि उसके अंदर अपना जज्बा और अपना सोच जो है वो दो लाइनों के अंदर वो बंद कर ले. Moreover, a great emphasis was laid on the imitation of ancient writer. Originality was discouraged, and the poetry lost टच विद द रियल लाइफ ऑफ पीपल. तो क्या हुआ, एंशियंट राइटर जो थे उनके ऊपर एम्फेसिस आ गई और जो ओरिजिनलिटी जो थी वो डिस्करेज हुई, मतलब खत्म हुई. एंड पोएट्री ने अपना वो जो है रियल जो उसका वो टच था उसने वो खत्म की. ये आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है कि 18th सेंचुरी में द एज ऑफ पोप में पोएट्री ने क्यों अपना वो जो है वो अपना जो इसके वो जो टच था, जो नेचुरल उसका जो वैल्यू था वो खत्म हुई. क्योंकि क्लोज कपलेट जो था वो एक वाहिद शक्ल रह गई कि इसके अंदर किसी ने पोएट्री करना है, जबकि दो लाइनों के अंदर कोई अपना सोच और अपने जज्बे का इजहार नहीं कर सकता. तो इसलिए पोएट्री ने अपना वो टच या अपने वैल्यू जो है वो खो दिया. प्रोज बीइंग द प्रोमिनेंट मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. हाँ, आप देखें, प्रोज जो था वो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन का एक बड़ा और एक वाहिद जरिया रहा. द रूल्स ऑफ एग्जैक्टनेस, patience and clarity which were insisted in the writing of prose also began to be applied in poetry. तो क्या हुआ, इसके अंदर वो प्रोज डेवलप हुआ और इसके अंदर मतलब कोई अपना दुरुस्तगी के साथ अपना प्रिसीजन, शॉर्ट फॉर्म एंड क्लियरिटी और साफ अंदाज से अपना कोई पैशन एंड इमेजिनेशन को प्रेजेंट कर सकता. विच वर इंसिस्टेड इन द राइटिंग ऑफ प्रोज, जो कि मतलब हाँ उसके ऊपर जोर दिया जाता था कि प्रोज में ही कंपोज की जाए. आल्सो बिगेन टू बी अप्लाइड इन पोएट्री, और साथ साथ यही चीजें जो थी वो पोएट्री के अंदर भी अप्लाई होने लगी. मतलब ये है कि जो क्लोज कपलेट था इससे लोग थोड़े थोड़े मुड़ने लगे. इट वॉज डिमांडेड of the poet to say that all he had to say in a plain and simple in a clear language. और उसी वक्त का जो प्रोज राइटर थे उसका उसी वक्त के जो पोएट थे उसका डिमांड यही था कि कोई भी प्रोज राइटर जो कुछ भी लिखता है वो क्लियर एंड सिंपल फॉर्म में लिखेगा. द रिजल्ट वॉज दैट, उसका रिजल्ट ये रहा, द क्वालिटी ऑफ द सजेस्टिवनेस which adds so much to the beauty of the work of poetry was sadly lacking in the poetry of this age. तो असल में होना तो यही चाहिए कि पोएट के लिए खास अल्फाज होना चाहिए ताकि वो कॉमन लैंग्वेज से अलग हो. लेकिन उसने क्या कि उसने वो कॉमन लैंग्वेज में पोएट्री करना शुरू की. तो इसके अंदर जो देखे, द वर्क ऑफ पोएट्री वाज सैडली लैकिंग इन द पोएट्री ऑफ दिस एज. तो पोएट्री का जो एक्चुअल वर्क है वो खत्म होने लगी. ये भी आप लोगों के इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों पोएट्री ने अपना टेस्ट खो दिया. तो दो रीजन है. नंबर वन ये वो रहा कि किसी पोएट ने जो भी पोएट्री करना है वो सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में करना है. दूसरी बात यह है कि क्लोज कपलेट मर्ज हुई, क्लोज किसी ने पोएट्री करना है तो क्लोज कपलेट में कर. दो रीजन की वजह से पोएट्री ने अपना जो है एक्चुअल जो इसका वर्थ है उसने वो खो दिया. द मीनिंग ऑफ पोएट्री वॉज ऑल ऑन द सरफेस. मतलब सरफेस ठीक होना चाहिए, इसके अंदर जो कुछ भी हो, मतलब अंदाज इसका ठीक होना चाहिए, इसका वो अंदर क्वालिटी हो या ना हो. एंड देयर वाज नथिंग विच रिक्वायर्ड डीप स्टडी एंड रिक्वायर्ड इंटरप्रिटेशन. और पोएट्री के अंदर कुछ ऐसी बात नहीं थी जिसके लिए बहुत ज्यादा मुतालिया और बहुत ज्यादा मुख्तलिफ इसका इंटरप्रिटेशन मीन अंडरस्टैंडिंग की जाए. तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये हुआ आज का हमारा द एज ऑफ पोप का जो फर्स्ट लेक्चर. इसके बाद हम अलेक्जेंडर पोप के ऊपर स्पेसिफिकली बात करेंगे. ये हमने जनरल बात की. यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सवाल ना हो तो बेटा आप मेरे साथ रहे, इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा होगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.